नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शिवी एजुकेशन हब में। आप सब कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आप सब बहुत अच्छे से अपनी तैयारी अपने घरों पे बैठ के कर रहे होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद और आशा है ना? तो आप सबको पता है कि ये जो अभी का जो समय है वो घर पे बैठकर ही अपनी ऑनलाइन तैयारी करने का है ना? तो आप सबके लिए ही इसी चीज को देखते हुए हम लोगों ने एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया है कि आज से आप लोगों के लिए मैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान यानी कि 41 जिलों के अनुसार जो नई भूगोल आप लोगों की अपडेट आई है उसको लेकर मैं आज से आपके सामने रोज इसी समय पर प्रस्तुत होंगी। ठीक है, कक्षा का समय कैसा रहेगा, कक्षा आप लोगों के लिए सुटेबल कितनी बजे रहेगी, है ना, वो आप मेरे को कमेंट करके कक्षा में बता सकते हैं। उस एक निर्धारित समय पर हम लोग कक्षा लेंगे। शुरू में आपको बता दूं कि जो मेरा मेन मोटिव है वो है आप लोगों को एनसीईआरटी और आपको आरबीएसई बोर्ड की जो भी किताबें हैं उनको हम वन बाय वन लेके आएंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी आप लोगों को पता है एक डायनेमिक सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि आप रट्टा नहीं मार सकते हो। आपको प्रत्येक कॉन्सेप्ट को, प्रत्येक चीज को समझते हुए ही चलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको जैसे कि आपको दिख रहा है कि आरबीएसई बोर्ड की मूल किताबें जो है हमारी 9 to 12 तक की, उन किताबों में जहां जहां ज्योग्राफी के चैप्टर्स आए हुए हैं उन चैप्टर्स को उठाकर हम लोगों ने आप लोगों के लिए नोट्स तैयार करे हैं। जो कक्षा 9 से 12 तक की राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं, जो 9 से 12 तक जिसके अंतर्गत ज्योग्राफी आई है, उसमें जो मूल परिवर्तन करना था वो करने के बाद जो बेसिक चीजें बचती है उन सब का निचोड़ आप लोगों की इस कक्षा में आपको देखने को मिलेगा। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले शुरुआत जो आज करेंगे वो हम करेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय से लेकर। आपको पता है राजस्थान का विस्तार एवं स्थिति, ये हमारी ज्योग्राफी का सबसे पहला टॉपिक होता है। लेकिन विस्तार एवं स्थिति समझने से पहले भी आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारा राजस्थान जो है उनको, जो हमारे दार्शनिक हुए हैं ज्योग्राफी के, उन्होंने क्या क्या नाम दिए हैं, राजस्थान की आकृति कैसी थी, हमारा राजस्थान भारत में कहाँ एग्जिस्ट करता है, एशिया में कहाँ एग्जिस्ट करता है, ग्लोब में कहाँ एग्जिस्ट करता है ना। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि मकर रेखा क्या होती है, कर्क रेखा किसे कहते हैं। टाइमिंग के कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं जो कि लास्ट रीट एसएसटी में या सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि ग्रीनविच रेखा को मानक मानकर जो समय रेखा बनाई गई है उस रेखा से रिलेटेड भी एक दो सवाल पूछे गए थे। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आज की कक्षा में और कल एक और कक्षा में लेकर आप लोगों के साथ ये साझा करूंगी। फिर अगली टॉपिक से हमारा राजस्थान का विस्तार एवं स्थिति, जो मेन टॉपिक शुरू होता है ज्योग्राफी का, वो हम लेंगे। मैं आपको एक चीज बड़े ही प्यार से क्लियर कर दूं, कक्षा के बीच में कमेंट मैं बहुत कम लूंगी। हम सिर्फ टॉपिक टू टॉपिक रिलेटेड बात करेंगे। आपको अगर टॉपिक में कोई दिक्कत हो, कक्षा से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, तो आप वो मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। हम बड़े ही आराम से और बड़े ही प्यार से, है ना, बड़े ही प्यार से वो चीजें अपन कर लेंगे। ठीक है, अब देखो जो आपको ये 3 बेसिक किताबें दिख रही है ज्योग्राफी की, ये कक्षा 9, 8, 9, 10 या 10, 11, 12 6 किताबों को मिलाकर एक मिश्रण जो होता है भाई, जहां चेंजमेंट करने थे, जिलों में चेंजमेंट करने थे, वो सारे चेंजमेंट होने के बाद में आप लोगों के लिए अपडेट नोट्स कंटेंट रेडी किया गया है। इस कक्षा का फायदा आपको क्या मिलेगा, ये कक्षा बाकी कक्षाओं से कैसे अलग होगी। भाई ज्योग्राफी के तो आपको लगता है कि धुरंधर बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं, लेकिन ये कक्षा उन लोगों से डिफरेंट ऐसे हो सकती है कि आप लोगों को यहाँ कंटेंट जो प्रोवाइड होगा, पहली बात तो वो मूल किताबों का होगा। उसके अलावा मैं आपको, जैसे आज की कक्षा में जो भी हमने मैटर पढ़ा उसका मैं आपको आरबीएसई की बुक्स जो रहेगी उनमें जो भी वन लाइनर क्वेश्चंस जो किताब के पीछे दिए हुए रहते हैं उनको भी हम साथ साथ में डिस्कस करते चलेंगे, उनके आंसर्स भी लेते चलेंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि शायद ये मैटर आरबीएसई की बुक्स का नहीं है। ये जो आपको हरिमोहन सक्सेना की जो सबसे ऑथेंटिक हिंदी अकादमी की अपनी किताब आती है उसका नहीं है, ये आपको ना लगे, इसलिए हम
उन्हीं बेसिक किताबों के वन लाइनर क्वेश्चंस भी आफ्टर टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का समझाने का आपका तरीका। ये बात भी हम आज ही करेंगे, नेक्स्ट अपन सिर्फ टॉपिक पर ही रिलेटेड बात करेंगे। मैं आपको यूट्यूब पर इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारा एनसीटी और आरबीएससी का पूरा ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, आपको पता होगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी ही दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो वाइड होते हैं, बहुत विस्तृत होते हैं। इनको ही अगर अपन मूल किताबों से पढ़ ले तो बाकी जो पॉलिटी है, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें चेंजमेंट होते रहते हैं, है ना, तो वो हम किताबों से ना भी पढ़े तो भी चलेगा, लेकिन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी, तीन सब्जेक्टों को अगर हम भारत सरकार की, राजस्थान सरकार की, है ना, जो एनसीईआरटी की किताबें हैं मूल किताबों से पढ़ ले तो जो हमारा बेसिक होता है, चाहे वो यूपीएससी के लिए हो, हम आरपीएससी दे रहे हैं, हम कोई टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं, राइट, हम चाहे कोई लैब असिस्टेंट का दे रहे हैं, जहां भी जीके पूछा जाता है उन सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपका जो बेस तैयार होना है, हम जीरो से लेकर हीरो तक, राइट, सब कुछ कवर करेंगे इस कक्षा में। पढ़ाने का तरीका मेरा रहेगा थ्रू मैप, आपको पूरा का पूरा मैप समझाऊंगी। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट ज्योग्राफी की क्लास के लिए आपको ये रहेगी, आप अपने घरों पे जो भी मैप्स हैं आप 5 से 10 बार कम से कम मैप भरेंगे। आपको पता होना चाहिए अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कोई बोल रही हूँ तो वो मैप में कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, वो कहाँ लोकेटेड है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। आज की कक्षा में मैप का काम कम है, नेक्स्ट जब हम राजस्थान का विस्तार एवं विस्तृति पढ़ेंगे तब तो आपको हम मैप भरना भी सिखाएंगे, कहाँ क्या है, आपको एक एक टॉपिक, एक एक लाइन मुंह जबानी याद हो जाएगी इस कक्षा में। बस यही कहना है कि बड़ी ईमानदारी से और बड़े ही चाव से आपको कक्षा लेनी है, आपको नोट्स बनाने हैं, नहीं बनाने तो आपको टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ शेयर हो जाएगी। बाकायदा बाईलैंग्वेज आपका मैटर रहेगा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के दोनों बच्चों के लिए सुटेबल रहेगा। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कक्षा का पहला टॉपिक, राजस्थान का सामान्य परिचय। देखिएगा, हमारा जो राजस्थान है, जिसको यहां बहुत सारे लोग आए और हमारे राजस्थान को अलग अलग नामों से पुकारा गया। अंग्रेजों ने राजस्थान को अलग नाम दिया, वेदों में अलग नाम दिया हुआ है, वाल्मीकि जी ने राजस्थान को अलग नाम दिया। तो कभी कभी बेसिक सवाल यहां से पूछ लिया जाता है कि अब तक नहीं पूछा गया है, एक बार कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को किस नाम से पुकारा, ये सवाल पूछ लिया गया था। तो क्या पता इनमें से भी सवाल आ जाए, तो हम किसी भी चीज को छोड़ते हुए नहीं चलेंगे, सब चीजों को डिस्कस करते हुए चलेंगे, राइट। जॉर्ज थॉमस एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। भाई जॉर्ज थॉमस था, उसने देखा यहाँ राजपूत राजाओं का राज्य है या राजपूत लोग निवास कर रहे हैं, राजा उनको दिखे, तो उसने कहा ये तो राजपुताना लगता है। तो जॉर्ज थॉमस ने अपने राजस्थान के भूभाग को राजपुताना नाम से प्रयोग किया या राजपुताना शब्द कहा। तो ये बात हमको कहाँ पता लगती है कि ऐसा कुछ प्रमाण मिले हैं? जॉर्ज थॉमस की एक किताब है, वेरी फेमस किताब, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, यानी जॉर्ज थॉमस की किताब जो है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस किताब के अंतर्गत हमको मिला कि इस किताब के अंदर जॉर्ज थॉमस ने हमारे राजस्थान को राजपुताना कहा। राजपुताना का सेंस ये होता है जहाँ राजपूत राजा निवास करते हैं। तो बेसिक चीजें हैं, किस दार्शनिक ने अपने राजस्थान को क्या कहा, तो जॉर्ज थॉमस ने अपनी किताब मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के अंतर्गत हमारे राजस्थान को राजपुताना शब्द से उपयोग में किया। अंग्रेजों ने इसका नाम राजपुताना रखा था। अंग्रेज हो गए, जॉर्ज थॉमस क्या है, एक अंग्रेज ही है। तो अंग्रेजों ने ज्यादातर हमारे राजस्थान को राजपुताना शब्द से उच्चारित किया। हमारा जो वेद है, हमारे चारों वेदों में सबसे महत्वपूर्ण जो वेद है हमारा ऋग्वेद है। इन सबसे पुराना है, तो ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मव्रत व रामायण में वाल्मीकि जी ने मरुकांतर कहा। अब आपको कोई पूछ ले बेसिक चीजें, आप कहीं पढ़ाने जाओ, आप खुद कहीं पढ़ो, आपको बेसिक टू बेसिक चीजें आनी तो चाहिए, आपने कभी सुनी तो होनी चाहिए। राजस्थान का विस्तार विस्तृति तो सभी शुरू करते हैं, पर ये जो मेन टॉपिक्स है वो भी आपको आने चाहिए।
तो हमारा जो सबसे पुराना वेद है जिसका नाम है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में हमारे राजस्थान को ब्रह्मवृत कहा, ठीक है। और रामायण जी जो हमारा मूल ग्रंथ है उसमें हमारी वाल्मीकि जी ने हमारे राजस्थान को कहा ये तो मरुकांतर है, ठीक है। अब देखो ये जितनी भी बातें हैं वो हमें ग्रंथों से पता लगती है, इन दार्शनिकों के द्वारा लिखी हुई किताबों से पता लगती है। वैसे एक पुराना एक शिलालेख है ना, सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख, आपको कोई पूछ ले कि सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख कौन से शिलालेख को, सबसे प्राचीन जो शिलालेख है जिसका नाम है बसंतगढ़ शिलालेख, जो कि कहाँ है, सिरोही के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। तो सबसे प्राचीन शिलालेख जिसका नाम है बसंतगढ़ शिलालेख, जो कि सिरोही के अंतर्गत आता है, उसके अंतर्गत लिखित उल्लेख मिलता है कि उसमें हमारे राजस्थान को राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग किया। यानी कि भाई ऋग्वेद था, सबसे प्राचीन था, ऋग्वेद में हमारे राजस्थान को ब्रह्मवृत कहा, रामायण के अंतर्गत वाल्मीकि जी ने हमारे राजस्थान को मरुकांतर कहा, अंग्रेजों ने ज्यादातर राजपूताना शब्द का प्रयोग किया, वही सबसे प्राचीन उल्लेख जो कि हमारा बसंतगढ़ शिलालेख है सिरोही के अंतर्गत, वहां राजस्थान में राजस्थान के लिए राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग किया गया है। जॉर्ज थॉमस ऐसा व्यक्ति था, उसने भी राजपूताना कहा। किस में पता लगता है, ये प्रमाण उनकी किताब के अंतर्गत देखा गया। तो इस पेज के अंतर्गत आप लोगों ने देखा राजस्थान को अलग अलग व्यक्तियों ने, अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग नामों से पुकारा। अब मैंने आपको बताया कि एसएसटी के अंतर्गत जो सेकेंड ग्रेड का पेपर हुआ था सब्जेक्ट का, उसके अंतर्गत एक बार सवाल पूछ लिया गया था, कर्नल जेम्स टोड ने हमारे राजस्थान के लिए कौन सा शब्द के प्रयोग किया, मरुकांतर, राजपूताना, राजस्थानादित्य, ये राजस्थान, ये सवाल था। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन ये देखते हैं कि हमारे जो कर्नल जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड जब हम साहित्य पढ़ेंगे, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब हम कर्नल जेम्स टोड को बड़े ही विस्तार से पढ़ेंगे, आपको पता होगा। तो कर्नल जेम्स टोड जो था, उन्होंने अपनी पुस्तक, इस पुस्तक का क्या नाम है, तो कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इनकी किताब का एक नाम है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। हर दार्शनिक का जो भी उन्होंने जो भी चीज का प्रयोग किया, जो हमको बताई, वो उनकी ग्रंथ या उनकी किताबों से ही हमको पता लगता है। तो कर्नल जेम्स टोड जो कि हम साहित्य में पढ़ेंगे, इनके अनुसार द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज नामक बुक्स में ये पता लगता है कि इन्होंने अपनी बुक में राजस्थान को पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। हमारे राजस्थान को जो हम राजस्थान नाम से जानते हैं, सबसे पहले हमको कर्नल जेम्स टोड ने बताया। आई थिंक आपको ये सारी बातें क्लियर है, बहुत ही बेसिक चीजें हैं, बहुत ही ईजी है, लेकिन हम सबको डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब चलिए राजस्थान की स्थिति की अगर मैं बात करूं, देखिएगा भाई राजस्थान जो है, हम देखेंगे कि राजस्थान जो हमारा ग्लोब है, जो हमारा विश्व है, उसमें किस डायरेक्शन में हमारा राजस्थान पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको यह नहीं पता होता है कि डायरेक्शन कैसे होती है, डायरेक्शन को हम कैसे बांटते हैं, है ना, दिशाओं को कैसे बांटते हैं। तो राजस्थान कौन से कोण में आता है ग्लोब के अंतर्गत, विश्व में कहाँ हमारा राजस्थान एग्जिस्ट करता है, किस दिशा में एग्जिस्ट करता है। तो देखिएगा राजस्थान की स्थिति, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है विश्व में या ग्लोब के अंतर्गत हमारा राजस्थान। आप सबको भली भांति से पता है कि ये हमारी 4 डायरेक्शन होती है, ठीक है, ये हमारी 4 डायरेक्शन होती है, जिसमें ये है उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, ठीक है। कौन कौन से 4 डायरेक्शन हो गई, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। आप इसको कैसे याद रखोगे कि पश्चिम कहाँ है और पूर्व कहाँ है, तो वो आपको ऐसे याद रखनी है। उत्तर और दक्षिण तो सबको पता है, पश्चिम और पूर्व के अंतर्गत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो आप इसको याद रखोगे पप्पू, पप्पू। ये याद करने की एक ट्रिक है कि आपको ऐसे याद रखना है, पश्चिम इधर है, पूर्व इधर है, उत्तर इधर है, दक्षिण इधर है। अगर मैं विश्व की बात करूं या मैं ग्लोब की बात करूं, तो ग्लोब के अंतर्गत जो अक्षांश होते हैं, देशांतर होते हैं, तो क्या अक्षांश होते हैं, कौन से देशांतर किन रेखाओं को कहते हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो
हमारा जो राजस्थान है वो उत्तरी गोलार्ध में है, आप सबको पता है। अगर मैं गोलार्ध की बात करूं, ग्लोब की बात करूं, तो हमारा राजस्थान जो है इस भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर है, उत्तरी अक्षांश में निवास करता है हमारा राजस्थान। तो ये अगर मैं भूमध्य रेखा मान लूं तो इस भूमध्य रेखा से ऊपर यानी कि उत्तरी अक्षांश में हमारा राजस्थान निवास करता है। अब अक्षांश क्या होते हैं वो मैं आपको आगे समझाऊंगी, तो आपको अभी सिर्फ डायरेक्शन लोकेट करनी है। तो राजस्थान इस रेखा से ऊपर आता है, ऊपर आता है तो इधर उत्तर पश्चिम में आएगा या उत्तर पूर्व में आएगा, तो आपको पता है ग्लोब में भारत यहां रहता है, उत्तर पूर्व के अंदर हमारा भारत लोकेट है, तो यहीं पर राजस्थान है, यानी ईशान कोण उत्तर पूर्व डायरेक्शन। विश्व या ग्लोब की बात करूं, अगर मैं ग्लोब की बात करूं तो हमारा राजस्थान उत्तर पूर्व दिशा में होता है। आप ग्लोब को देखना, जो हमारा ग्लोब होता है, ग्लोब के अंदर भूमध्य जो रेखा होती है, मिड की रेखा जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं, उस रेखा से ऊपर की ओर जो अक्षांश होते हैं उन्हें हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं, नीचे की जो होते हैं उनको हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। तो हमारा भारत जो होता है वो उत्तरी अक्षांश के अंदर लोकेटेड है। हमें भूमध्य रेखा में ऊपर कर्क रेखा जो होती है उसके अंतर्गत हम देखते हैं हमारा राजस्थान आता है। तो ईशान जो कोण है, उत्तर पूर्व कोण को हम ईशान कोण कहते हैं। आपको पता होगा हमारा जो किचन होता है, हमारा जो भगवान का जो आला होता है वो उत्तर पूर्व दिशा में होता है, सबसे शुभ दिशा मानी जाती है ये, है ना, देवीय कोना माना जाता है ईशान कोण को। तो उत्तर पूर्व कोण के अंतर्गत हमारा राजस्थान या हमारा भारत आता है, आपको याद रखना है ये। अब अगर मैं बात करूं एशिया महाद्वीप के अंदर राजस्थान की स्थिति, ये डायरेक्शन है उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। अब इसमें आप जब एशिया का मैप देखेंगे तो आप देखेंगे कि एशिया के मैप के अंतर्गत यहां दक्षिण पश्चिम दिशा में हमारा भारत आता है, और भारत यहां आता है तो इसका मतलब राजस्थान की दिशा भी ये होगी। तो आपको याद रखना है कि भाई विश्व में, ग्लोब में हमारा राजस्थान उत्तर पूर्व दिशा में आता है। ट्रिक है, उत्तर पूर्व के जस्ट सामने आता है हमारा दक्षिण पश्चिम के दो या पश्चिम दक्षिण के दो ये डायरेक्शन। इस कोण को कहते हैं ईशान कोण, इस कोण को कहते हैं नैऋत्य कोण। तो विश्व में, ग्लोब में सबसे ऊपर क्या आता है? विश्व, विश्व के बाद में एशिया। ठीक है, सबसे पहले हमने विश्व देखा, पूरे विश्व में हमारा राजस्थान आता है उत्तर पूर्व में। सबसे बेस्ट कोण कौन सा होता है, याद रखने का एक तरीका है, सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट, सबसे देवीय कोण होता है ईशान कोण। तो उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण हमारा राजस्थान विश्व में आता है उत्तर पूर्व में। उसके बाद में एशिया की बात करूं, एशिया महाद्वीप का जब आप नक्शा देखेंगे भारत का, तो हमारा भारत वो है वो दक्षिण पश्चिम दिशा के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। तो उसके अंदर ही राजस्थान है। तो मैंने यहाँ पतंगाकार आकृति में राजस्थान को दर्शाया, क्योंकि आप देखेंगे कि राजस्थान का नक्शा पतंगाकार होता है। तो यहाँ होता है राजस्थान, ईशान कोण के जस्ट सामने आएगा एशिया महाद्वीप की लोकेशन, वो है दक्षिण पश्चिमी दिशा या नैऋत्य कोण। अब मैं भारत की बात करूं तो भारत का नक्शा, ये मैंने एक काल्पनिक नक्शा बनाया है, क्योंकि जब आप अपनी बुक में बनाएंगे, अपने नोट्स को लिखेंगे, तो आप नक्शा लेकर नहीं चिपकाएंगे, इतना मेहनत आप नहीं करेंगे इस टॉपिक में। इसलिए फटाफट से हैंड रिटन अपना नक्शा समझ लिया, भारत को 4 भागों में डिवाइड कर दिया, डायरेक्शन लिख ली, तो आपको हमेशा के लिए चीजें याद हो जाती है। ये फिजिकल वर्क इसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसे करने से क्या होता है, आप चीजों को जल्दी कैप्चर करते हैं, आपके दिमाग में उस मैप की इमेज बन जाती है। ठीक है, ये मैंने भारत का नक्शा बना लिया, मैंने भारत को 4 भागों में डिवाइड कर लिया। अब भारत का नक्शा तो आप सबको पता है, भारत का मैप आप सबको पता है। तो यहां इस दिशा में हमारा जो राजस्थान है, तो ये दिशा कौन सी है, ये दिशा है उत्तर पश्चिम। यहां ईशान कोण, यहां नैऋत्य कोण। अब इसकी बात करें, इसको कहते हैं वायव्य कोण। तो उत्तर पश्चिम दिशा में हमारा राजस्थान निवास करता है। अगर मैं बात करूं भारत के संदर्भ में, ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी आई थिंक, है ना। एक बार फिर से देखो, उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण, विश्व या ग्लोब की बात करूं तो हमारा राजस्थान निवास करता है। मैं बात करूं नैऋत्य कोण की, जो कि दक्षिण पश्चिम दिशा होती है, जहां पितर भूत निवास करते हैं, दक्षिण पश्चिमी दिशा जिसको नैऋत्य कोण कहते हैं,
वह हमारा राजस्थान निवास करता है। एशिया महाद्वीप की बात करूं तो, भारत की बात करूं तो वायव्य कोण उत्तर पश्चिमी दिशा, भारत के संदर्भ में बात करूं तो हमारा राजस्थान निवास करता है। अब मैं आपको बताऊं अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। सबसे पहले अक्षांश और देशांतर की बात करने से पहले एक स्थिति की बात कर लें, जिसमें 5 पॉइंट थे, 3 मैंने आपको समझा दिए। अक्षांशों की दृष्टि से हमारा राजस्थान कहाँ निवास करता है, ठीक है। ये आपने देखा होगा ग्लोब होता है। अक्षांश और देशांतर की बात में अगले 2 मिनट बाद में करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि ये जो रेखा होती है जिसको अपन भूमध्य रेखा कहते हैं, जो कि पूरे विश्व को 2 भागों में बांटती है, उसके ऊपर होता है हमारा भारत, उत्तरी अक्षांश में होता है हमारा भारत, ठीक है। तो अक्षांशीय दृष्टि से हमारा राजस्थान, अक्षांशीय दृष्टि से हमारा राजस्थान उत्तर दिशा में होता है, ठीक है। ऊपर की दिशा उत्तर हो गई, और देशांतर दृष्टि से हमारा राजस्थान पूर्व दिशा में होता है। अब इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगली स्लाइड में देखिएगा। अगली स्लाइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं, और अक्षांश और देशांतर किसे कहते हैं, और इनका यूज हम क्यों करते हैं, हमें अक्षांशों की जरूरत क्यों पड़ी, हमें देशांतर की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। अगले 1 मिनट में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए देखिएगा, हमारे ग्लोब के अंतर्गत, जैसे कि हमारा ग्लोब था, ग्लोब के अंतर्गत खींची गई जो आड़ी रेखाएं हैं, जो ये लेटी हुई रेखाएं हैं, जैसे कि ये जो रेखाएं हैं जो आपको आड़ी दिख रही है, वो रेखाएं होती है अक्षांश रेखाएं, और जो आपको ये खड़ी रेखाएं दिख रही है, वो रेखाएं होती है दिशांतर रेखाएं। आपको समझ में आ रहा है। जो हमारी आड़ी रेखाएं हैं वो है हमारी अक्षांश, आड़ी से अक्षांश, और जो खड़ी रेखाएं हैं वो है हमारी देशांतर रेखाएं। अब इसको ज्योग्राफी के लैंग्वेज में हम कैसे बोलेंगे, वो भी आपको देखना है कि भाई ज्योग्राफी के लिए हम कैसे इस टर्म का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिएगा कि अक्षांश जो है वो है पूर्व से पश्चिम के मध्य ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं। मतलब ग्लोब पर अगर मैं कुछ रेखाएं खींच दूं, ग्लोब पर अगर मैं कुछ रेखाएं खींच दूं जो कि पूर्व से पश्चिम दिशा के अंतर्गत हो, पूर्व से पश्चिम दिशा में जो रेखाएं होंगी वो ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं कहलाती है। पूर्व से पश्चिम के मध्य ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? चलिए देखिएगा, बीच में एक टेक्निकल इश्यू आ गए थे कि अक्षांश किसे कहते हैं, कि पूर्व से पश्चिम के मध्य ग्लोब पर काल्पनिक रेखा। अक्षांश कैसे लिखते हैं, देखो हर चीज की याद करने की अपनी एक ट्रिक होती है। देखो अक्षांश हम लिखते हैं ऐसे, है ना, ऐसे अक्षांश लिखते हैं भाई। देखो अक्षांश अपन कैसे लिखते हैं, ये जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई ग्लोब में आड़ी रेखा अक्षांश कहलाती है। वहीं मैं अगर ये खड़ी रेखाएं खींचनी शुरू कर दूं तो ये काल्पनिक रेखाएं देशांतर कहलाती है। भाई हमको इनकी जरूरत कहां पड़ी, क्यों खींची हमने ये रेखाएं ग्लोब के अंतर्गत, तो देखिएगा
हमको जब दूरी की कल्पना करनी होती है, जैसे कि हमारा भारत अमेरिका से कितनी दूरी पर रहता है, हमारा भारत ऑस्ट्रेलिया से कितनी दूरी पर है, इस दूरी को मापने के लिए हमने विश्व में, हमने ग्लोब में अक्षांश रेखाएं खींची। वही मुझे ये पता लगाना है कि हमारे भारत में समय हुआ है अभी इतना, तो अमेरिका में कितना समय होगा, हमारा भारत अमेरिका से कितने घंटे आगे या पीछे चलता है। तो कुछ हमने ऐसी मानक रेखाएं खींच ली जिससे कि हमको ये पता लग जाए कि समय की गणना करने के लिए हमें देशांतर का यूज करते हैं, वही दूरी को मापने के लिए कितनी दूरी पर दो देश निवास कर रहे हैं तो हमें अक्षांशों की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब है कि अक्षांश होते कितने हैं, देशांतर होते कितने हैं, इन सब के बीच में अपन एक चीज समझेंगे, कुछ आंकड़े हैं जो आपको याद करने हैं। पूर्व से पश्चिम के मध्य ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं, पूर्व से पश्चिम के दो, पश्चिम से पूर्व के दो, ये जो रेखाएं होती है, जो आड़ी होती है, वो अक्षांश होती है। और देशांतर अपन लिखते हैं कैसे, ऐसे, ऐसे लिखते हैं ना, लिखो देखे, ये लिखते हैं देशांतर। तो जो आड़ी रेखाएं होती है वो होती है देशांतर, जो आड़ी रेखाएं होती है वो होती है अक्षांश, जो खड़ी रेखाएं होती है वो होती है देशांतर। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर है कि नहीं है? अरे भाई ये पॉइंट अब तक यहाँ आपको क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है या नहीं? आप मेरे को एक थम्स अप करके ऐसे कि मैम समझ में आ रहा है बता दीजिए, ताकि क्या थोड़ा मोटिवेशन मिले। क्योंकि देखो ज्योग्राफी है, धीरे धीरे ही पढ़ते चलेंगे, धीरे धीरे ही समझते चलेंगे। अचानक से मैं अपनी स्पीड बढ़ा लूंगी, भाई स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन तो आप लोगों को मिल जाएगा, आप 1.25 पे 1.5 पे करके देख लीजिएगा। लेकिन जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है उन बच्चों के लिए ये स्पीड मेरे हिसाब से सही है। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि स्पीड बढ़ानी चाहिए, कम करनी चाहिए, वो भी आप बता सकते हैं। सुझावों के लिए आप आमंत्रित हैं। कक्षा से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सुझाव देना है, कक्षा के समय से लेकर आपको अगर कोई रिलेटेड आपको कोई सुझाव देने हैं, तो सुझाव पेटी कमेंट बॉक्स में खुली है, आप लोग आराम से दे सकते हैं। ठीक है, देखिएगा मैंने आपको बता दिया कि अक्षांश दूरी के लिए गणना करने के लिए अक्षांश बने, देशांतर है वो समय की गणना करने के लिए देशांतर बने। तो भाई ग्लोब पर कुल कितने अक्षांश हैं और कितने अक्षांश रेखाएं हैं? तो देखिएगा ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है। मान लिया इस ग्लोब के अंतर्गत मैंने कुछ अक्षांश खींचे, ये मैं जितनी रेखाएं खींचती जा रही हूं, ये मैं जितनी रेखाएं खींचती जा रही हूं वो सारी की सारी रेखाएं अक्षांश हैं। तो ये कितनी रेखाएं खींच सकते हैं हम? इन रेखाओं की संख्या है 179 यानी 179। तो अक्षांश रेखाओं में और अक्षांशों में क्या डिफरेंस है ये समझना है। जैसे कि मैंने यहां अक्षांश खींचे, अब मैंने यहां देशांतर खींचे खड़े, ये मैंने देशांतर खींचे। अब समझ लीजिए मैं यहां अक्षांश खींच रही हूं, तो ये अक्षांश जो आप लोगों को दिख रहे हैं, जो आड़ी स्थिति में दिख रहे हैं, वो अक्षांश में इस ग्लोब पर इन अक्षांश रेखाओं की संख्या है 179। लेकिन ये जो मैं देशांतर खींच रही हूं खड़े, उन देशांतरों की संख्या है 360। तो ये अक्षांशों की संख्या 181 मैंने यहां क्या लिखी है आपको पता होगा। खींचते खींचते अक्षांशों में एक स्थिति ऐसी आएगी कि मैं रेखा नहीं खींच पाऊंगी, लेकिन यहां 2 पॉइंट ऐसे बन जाएंगे उत्तर दक्षिण दिशा में, 2 पॉइंट आपको मिलते हुए नजर आएंगे जिनको मुझे काउंट करना पड़ेगा। 179 तो आपको दिखेंगे, एक अक्षांश होगा यहां, एक अक्षांश होगा यहां, इन दोनों अक्षांशों को मिलाने पर रेखा जो अक्षांशों की संख्या होगी वो होगी 181। देखो इजी भाषा में समझते हैं। ग्लोब के अंतर्गत मैंने आड़ी रेखाएं जो खींची उनको मैंने अक्षांश बोल दिया। मैं अक्षांश खींचती गई, मैंने 179 अक्षांश खींच दिए। उसके बाद में एक स्थिति ऐसी आएगी कि मैं ऊपर के कोने में और नीचे के कोनों में कोई रेखा नहीं खींच पाऊंगी, लेकिन उसको अक्षांशों में काउंट तो करना पड़ेगा।
तो आपको अगर ये पूछा जाए परीक्षा में कि हमारे ग्लोब पर विश्व में कुल कितने अक्षांश हैं, 181 आपका आंसर रहेगा। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 181 आपका आंसर रहेगा। सॉरी, कुल अक्षांश रेखाएं तो है 179, जबकि कुल अक्षांशों की संख्या है वो है 181। एक अक्षांश ऊपर है जो हमको विजिबल नहीं होगा, एक अक्षांश इस कोने में रहेगा जो हमको विजिबल नहीं होगा, लेकिन अक्षांशों की संख्या होगी 181। अब बात करते हैं देशांतर। आपको पता है ग्लोब जो है हमारा गोल है, और किसी भी ग्लोब के अंतर्गत किसी जो गोल है उसके अंदर अगर मैं कोण की बात करूं तो आपको पता है ये जैसी डायरेक्शन है, ये जैसे डायरेक्शन है, ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90। टोटल किसी भी गोल आकृति के अंदर जो कोण होता है वो होता है 360 डिग्री का। तो ये जो देशांतर में है खींच पाऊंगी उनकी संख्या होगी 360, 179, 181 और कुल देशांतरों की संख्या होगी 360। चलिए यहां तक मेरी स्थिति क्लियर है। अब सवाल उठता है कि भाई दो अक्षांशों के बीच में दूरी कितनी है। आपने भाई मैम कहा कि अक्षांशों को तो हम दूरी मापने के लिए यूज में लेते हैं, तो अगर एक मैंने 0 डिग्री अक्षांश खींचा, एक 1 डिग्री अक्षांश खींचा, इनके बीच के मध्य की दूरी कितनी है, तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी है 111.13 किलोमीटर। किलोमीटर इसलिए क्योंकि हम दूरी को मापते हैं किलोमीटर में। दो देशांतरों के बीच की दूरी है वो है 111.32 किलोमीटर। यानी कि अगर दो अक्षांशों की बात करूं, ये फिजिकल डाटा है, आंकड़े हैं। जैसे कि अगर जनसंख्या है, 2011 में राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, भारत की जनसंख्या कितनी है, ये याद करने के आंकड़े हैं, इनको मैं नहीं आपको समझा सकती, आपको इनको डाटा को याद करने हैं। इसलिए मैं हर टर्म को 3 से 4 बार बोल रही हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको कक्षा में ही याद हो जाए। देखिएगा, ग्लोब पर कुल देशांतरों की संख्या आपको बोर्ड पर नहीं देखना है। अब आप बताओ मेरे को कि कुल देशांतरों की संख्या कितनी है, 360। ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, अक्षांशों की संख्या कितनी है, 181, राइट। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 179। याद हो गया। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है, तो जब मैं दो अक्षांश आड़ी रेखाएं खींचूंगी, इन दो आड़ी रेखाओं के बीच का गैप वो है 111.13 किलोमीटर। दो देशांतर मैंने दो खड़ी रेखाएं खींच दी, इन दो खड़ी रेखाओं के बीच की दूरी है वो है 111.32 किलोमीटर। किलोमीटर इसलिए क्योंकि दूरी का मात्रक होता है किलोमीटर, हम दूरी को किलोमीटर में मापते हैं। ठीक है, आई थिंक इससे ज्यादा क्लियर स्थिति में कुछ भी नहीं हो सकता। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। इस कक्षा को जितना शेयर कर सको उतना आप लोगों को शेयर करना है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो आगामी भर्ती परीक्षाएं जो भी है। सेकेंड ग्रेड का पेपर होने वाला है, फर्स्ट ग्रेड का पेपर है जून में, सेकेंड ग्रेड का है जुलाई में, है ना। और आपका महिला पर्यवेक्षक का पेपर होने वाला है। यूपी की बात करूं तो यूपी के अंदर भी बहुत वैकेंसी आई हुई है। ये कक्षा प्रत्येक स्टेट के विद्यार्थियों के लिए हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। आपको मैं इस कक्षा का प्रमाण कल की कक्षा में दूंगी कि जो मैंने कल आपको कंटेंट पढ़ाया वो आपको आरबीएससी की वन लाइनर में हैंड टू हैंड थ्रू वन लाइनर मिलेगा और आप उसका आंसर मुझे दोगे। हम इतने इंटरेस्टिंग तरीके से सेशन को लेंगे कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने जनरल स्टडी जीके का सबसे टफ टू टफ जो सब्जेक्ट होता है ज्योग्राफी, वो आपकी उंगलियों पर होगा। ये वादा मेरा है, पर आपको बड़ी ईमानदारी से और बड़ी ही मेहनत से पढ़ना है, कक्षा को मिस कभी नहीं करना है। आज अगर आपने पहली कक्षा ली है तो आपको इसी टाइम पर कल की दूसरी कक्षा लेनी है। 1 महीने के अंतर्गत हम पूरा का पूरा जीके का ज्योग्राफी सिलेबस कवर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट सिलेबस अपन लेंगे आर्ट एंड कल्चर और फिर लेंगे हम हिस्ट्री। ऐसे करते करते आपको पता ही न लगेगा 3-4 महीनों में जीके आपकी चुटकियों में होगा, है ना, आपके इशारों पे होगा, आपको प्रत्येक चीजों का पता लगेगा। चलिए बहुत हो गया मोटिवेशन, काम की बात करते हैं। अब मैंने कुछ बेसिक चीजें यहां और लिखी है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य या विषुवत रेखा कहते हैं। कैसे कहते हैं, ये हमारा ग्लोब है भाई, ग्लोब को मैं गोल ही बनाऊंगी।
आपको खुद को अपनी कॉपी में ग्लोब को गोल बनाना है, ठीक है। ग्लोब को गोल बनाना है, बीच में एक रेखा खींच देनी है। ये बीच में खींची हुई जो हमारी रेखा है वो है 0 डिग्री रेखा, जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा। विश्व को दो भागों में जो बांट देती है वो हमारी भूमध्य रेखा है। इसी को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। यह जो अक्षांश है क्यों है, ये रेखा मैंने खींची ग्लोब पर आड़ी है, ये सो रही है भाई। आड़ी रेखा अक्षांश कहलाती है, मैम ने बताया था। और ये भूमध्य रेखा ग्लोब को दो भागों में बांट रही है भाई, भू को दो भागों में बांट रही है तो भूमध्य रेखा हो गई। यहां जो अक्षांश निवास करता है वो 0 डिग्री है। 0 डिग्री रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। कोई नई बात थी क्या? नहीं थी ना, समझने वाली बात है, लेकिन इसको हमने फिजिकल डायग्राम बनाकर बता दिया ताकि आपको याद रहेगा। अगली बात है 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। अगर मैं यहां एक रेखा खींच दूं बीचों बीच, जो मैंने नहीं खींची है, अगर मैं एक रेखा खींच दूं बीचों बीच, ये रेखा मैंने खींच दी ग्लोब के खड़ी है ये रेखा। अगर मैंने कोई खड़ी रेखा ग्लोब के बीच में खींच दी तो ये जो रेखा होगी वो आपकी ग्रीनविच रेखा या मध्याह्न प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाएगी। इस ग्रीनविच रेखा को मानकर हम बहुत सारी चीजें सॉल्व करेंगे। आगे आप देखेंगे ये ग्रीनविच रेखा भी महत्वपूर्ण है। जो ग्लोब के बीचों बीच जो ग्लोब को आड़ी रेखा है बांट रही है वो भूमध्य रेखा है, जिसे 0 डिग्री रेखा कहते हैं। वही 0 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर का मतलब अब वो रेखा खड़ी हो गई है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को हमने ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहा। तो एक और महत्वपूर्ण, वेरी महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण भी नहीं, मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट नाम दूंगी। जहां मैं आप लोगों के सामने हाईलाइट कर दूं कोई पॉइंट तो आपको उस पर विशेष ध्यान देना है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। भाई मैंने ये बात क्यों लिखी, क्यों जरूरत पड़ी इस बात की? वो इसलिए पड़ी कि कुछ ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे यहाँ न्यूमेरिकल बेसिस की सवाल एग्जाम में पूछ लिए गए थे कि इस रेखा पर अभी इतना बज रहा है, इस देशांतर पर इतना बज रहा है, तो बताओ वहां समय क्या होगा। ऐसा करके एक सवाल पूछा था जिसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में लूंगी। सबसे पहले आप ये समझो, ये 0 डिग्री, ये एक ग्लोब है। इस ग्लोब के अंतर्गत ये ग्लोब है छोटा सा, ये छोटा सा विश्व है। इस विश्व के अंतर्गत ये खींची आड़ी रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसे मैंने ग्रीनविच रेखा या मैंने प्रधान मध्याह्न रेखा कहा। इसके जस्ट पास में ये मैंने 1 डिग्री का देशांतर और खींच दिया। इसको इन दोनों के बीच में एक देशांतर को पार करने में अगर मैं यहां चलूंगी तो मुझे 4 मिनट का समय लगेगा। ये बात यहां लिखी हुई है। ये बात आपको तीनों पॉइंट समझ में आ गए। अब मैं इस चित्र पे आती हूं, इस डायग्राम को देख लेते हैं। ये जो रेखा है ये भूमध्य रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा से ऊपर का अक्षांश होता है उत्तरी अक्षांश, इसके नीचे का जो अक्षांश होता है दक्षिणी अक्षांश या उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इस 0 डिग्री रेखा के जस्ट 23.5 डिग्री ऊपर जो आपको ये रेखा दिख रही है, इसे हम कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। मैंने आपको बताया हमारा भारत उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत आता है। अगर मैं बात करूं अक्षांशों की तो इस रेखा से ऊपर जो अक्षांश है वो है उत्तरी अक्षांश और हमारा भारत इस ग्लोब के उत्तरी ध्रुव के अंदर उत्तरी अक्षांश में आता है। 0 डिग्री से ऊपर चलते 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 23.5 डिग्री एक ऐसी रेखा आती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हमने कर्क रेखा नाम दिया। वहीं मैं नीचे आऊं दक्षिणी दिशा में तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मैं मकर रेखा कहूंगी। मकर रेखा से हमको ज्यादा कोई मतलब नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा राजस्थान उत्तरी अक्षांश में आता है। तो हमारे काम की जो रेखा है वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? इसको बांसवाड़ा में इसका मेन जो पॉइंट है, सूर्य कैसे सीधा चमकता है, कहां से तिरछा चमकता है, ये सारी डिस्कशन हम आगे करेंगे। अभी आपको इतना समझना है कि भूमध्य रेखा से ऊपरी अक्षांश को उत्तरी अक्षांश कहते हैं। 0 डिग्री रेखा से ऊपर 23.5 डिग्री अगर मैं चलूं उत्तरी अक्षांश में तो उस रेखा को मैंने कर्क रेखा कहा। इस रेखा से दक्षिणी दिशा में चलूं, दक्षिणी ध्रुव पे चलूं
तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मैंने मकर रेखा कहा। जो कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच का पार्ट है, जो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भाग है, वह उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। देखो, उष्ण कटिबंध क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है, कहाँ जैव विविधता ज्यादा होती है। जब हम कटिबंध पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, जब हम बहुत आगे तक 3-4 चैप्टर कवर कर लेंगे, जब आपको डिटेल से समझाएंगे, आपको अभी सिर्फ इतना समझना है कि इन दोनों रेखाओं के बीच में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, सबसे ज्यादा वनस्पति यहाँ आपको देखने को मिलती है, उसका नाम है उष्ण कटिबंध। जैव विविधता यहाँ होती है सबसे ज्यादा, ठीक है, ज्यादा सबसे, ये एरो जो लगाती है इसका मतलब होता है अप, मतलब कोई चीज ज्यादा है। तो इस एरिया में आपको ग्रीनरी ज्यादा मिलती है, ये उष्ण कटिबंध कहलाता है। इसके जस्ट ऊपर 0 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा से ऊपर 66.5 डिग्री एक रेखा और होती है, जिसके जस्ट नीचे 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर रेखा एक और होती है। लेकिन हमारे मतलब की बात जो थी वो इतनी थी, वो मैंने आपको समझा दी, है ना। अब हम बात करेंगे, मैंने आपको कहा कि भाई 1 डिग्री देशांतर को मैं पार करूंगी, अगर मैं 1 से 2 देशांतर पे जाऊंगी, 2 से 3 पे जाऊंगी, तो मुझे 4 मिनट का समय लगेगा। और देशांतर हमने बताया कि देशांतर इसलिए काम में आते हैं क्योंकि हमें समय की गणना करते हैं। फिर मैंने आपको कहा एक सवाल ऐसा पूछ लिया गया था, फिजिकल क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया गया था कि देखो, सवाल ले ही लेते हैं, आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा। इसको लेने से पहले चलो पहले ये डिस्कस करते हैं कुछ और चीजें, कुछ और पॉइंट। ये आपको प्रत्येक चीजें पॉइंट टू पॉइंट समझाई गई है। जब आप नोट्स बनाओ तो इनको स्टार लगा के पॉइंट वाइज आपको लिख लेने हैं। चलो, भारत की मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, वो एक 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो प्रयागराज के निकट नैनी स्थान से गुजरती है। ये देखिएगा क्या है कि ये हमारा भारत है। भाई इतना करने की आवश्यकता वैसे पड़ी क्यों? देखो, हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। हमने एक रेखा मानी जो 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट एक रेखा मानी हमने, पूर्वी देशांतर रेखा, उसको हमने स्टैंडर्ड रेखा मान लिया, यानी ये हमारे भारत की मानक समय रेखा है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग ये एक ऐसी रेखा है जिसको हमने मानक रेखा माना। ये जो रेखा है, सबसे पहले तो हमारे यूपी के प्रयागराज, इलाहाबाद जो है, उसके नैनी नामक स्थान से गुजरती है। ये हमने इसलिए किया, ये हमारा भारत है, भारत में यहाँ यूपी आता है, इस यूपी के बीचों बीच प्रयागराज में 82.5 डिग्री रेखा ईस्ट में, पूर्व है, यहाँ गुजरती है। और पूर्वी देशांतर का मतलब ये है कि ये डायरेक्शन है पूर्व, पूर्व दिशा में खड़ी रेखा खींची गई है तो पूर्वी देशांतर हो गई ना। तो ये रेखा हमने इसलिए खींची, एक रेखा को हमने मानक मान लिया कि इस रेखा को मानक मानते हुए ही हम पूरे भारत का समय एक ही रखेंगे। आप चाहे यहां बैठे हो राजस्थान में, आप चाहे बैठे हो केरल में, या आप तमिलनाडु में हो, या आप नीचे आ जाओ दक्षिणी राज्यों में, तो आपको सभी जगह एक ही मानक समय मिलेगा। समय का ये जो एक होना है वो इस रेखा के लिए है। हमने इस रेखा को मानक मान लिया। अब चाहे आप भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको घड़ी में एक ही समय देखने को मिलता है। तो ये काम इसलिए हुआ है क्योंकि हमने 82.5 डिग्री को मान लिया कि ये हमारे इंडिया की एक मानक, एक स्टैंडर्ड रेखा है। समझ में आ गया? फिर मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू बताया कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच इधर की साइड चलने पर समय में वृद्धि होती है और 4 मिनट का समय लगता है। 2 देशांतरों के बीच में समय होता है 4 मिनट। मैं इस 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा के इस साइड में चलूंगी, ये लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है। मैं अगर राइट हैंड में चलूंगी तो समय में वृद्धि होगी। मैं अगर इस साइड में आऊंगी, इस साइड के समय की बात करूंगी, तो समय में कमी आएगी। इसीलिए कहा जाता है कि भारत अमेरिका से 12 घंटे आगे चलता है, यानी कि अमेरिका हमसे पीछे है समय के मामले में। क्यों? अमेरिका विश्व में इस साइड में आता है, ग्रीनविच रेखा के लेफ्ट साइड में। उस साइड जाएंगे तो समय में वृद्धि होगी, ग्रीनविच रेखा से इस साइड में आएंगे तो समय में कमी होगी। इसलिए अमेरिका हमसे समय में पीछे है।
चलो कहीं तो पीछे है, ठीक है। वही बात है, दो देशांतरों के बीच में 4 मिनट का हमको समय लगता है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, भारतीय मानक समय रेखा जो मैंने आपको बताई है 82.5 डिग्री रेखा, वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कैसे है? जैसे कि देखो जैसे ये ग्लोब है, इस ग्लोब की ये रेखा जो है वो है 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, देशांतर यही है ग्रीनविच रेखा। और हमने यहां माना हमारा भारत आता है, तो हमने यहां कई एक रेखा खींची, वो है हमारे ये है हमारी 82.5 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट। कौन सी रेखा? जो हमने GST मानी थी, ये हमने जो मानी थी IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की रेखा। ये जो रेखा है यहां है और ये रेखा यहां है, तो ये जो रेखा है वो हमारी जो मानक रेखा है वो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे पीछे है। सही बात है ना। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये बात आपको, इन दोनों रेखाओं के बीच में 5 घंटे और 30 मिनट का अंतर है, ठीक है। ये जो रेखा है और 0 डिग्री ग्रीनविच जो रेखा है, इनके मध्य अगर हम चलें, अगर मैं यहां से चलना शुरू करूं तो मेरे को 5.5 घंटे लग जाएंगे। 5.5 घंटे रेखा आगे है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब जिस सवाल की मैं बात कर रही थी, जिसके लिए हमने इतना सब कुछ पढ़ा कि 4 मिनट का समय लगता है, ये ग्रीनविच रेखा है, ये मानक समय है, ये हमने इस सवाल के लिए पढ़ा है इतना, क्योंकि आजकल पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है। तो हमको ऐसे सवाल अगर एक बार पूछ लिया गया है तो दोबारा पूछने के चांसेस भी मिलते हैं। देखिएगा क्या सवाल है। यदि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान पर सुबह के 10 बजे हो तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान पर कितना समय लगेगा? ये मान लेते हैं 0 डिग्री रेखा है ग्रीनविच, यहां कहीं 15 डिग्री पूर्वी देशांतर हमको मिलेगा, पूर्वी दिशा है, खड़ी रेखा है, इसलिए हमने देशांतर बोल दिया। तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 10 बज रहे हैं सुबह के, ठीक है। तो इससे आगे होगा 15, 20, 30, 75, तो यहां कहीं 75 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा। पर स्थान समय पर पूछा है कितने बजेंगे। पहली बात तो जैसे जैसे हम यहाँ चलेंगे समय में हमको वृद्धि करनी है। यहां अगर 10 बज रहे हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि दो देशांतरों के बीच में जो समय लगता है वो हमको लगता है 4 मिनट का। दो देशांतरों के बीच में समय लगता है हमको 4 मिनट का। हमको दिया हुआ है 15 डिग्री पूर्वी देशांतर और एक साइड दिया है 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। इन दोनों देशांतरों के बीच में अकॉर्डिंग टू अस कितना समय लगेगा, कितना अंतर है इनमें? 60 डिग्री का अंतर है। एक देशांतर को पार करने में समय लगता है मेरे को 4 मिनट, तो 60 देशांतरों के अंतर को पार करने में मेरे को समय लगेगा 60 गुणा 4 यानी कि 240 मिनट। 240 मिनट मुझे लग गया समय। 240 मिनट का मतलब कितने घंटे हो गए? तो मैं डिवाइड कर देती हूँ 240 को 60 से, भाई भाग लगा देते हैं ना 60 का, तो 6 चौक 24 यानी कि 4 घंटे अपने पास आ जाते हैं। यानी कि अगर इस देशांतर पर 10 बजे हैं तो मेरे को आगे बढ़ना है समय से, तो 11, 12, 1, 2 यानी कि इस देशांतर पर 2 बजेंगे दोपहर के। अब देखो इसको अपन एक अच्छे, ये मैंने आपको समझा दिया, अब इसको आपको कॉपी में लिखना होगा तो आप अच्छे से लिखेंगे इसको, ठीक है। देखिएगा आंसर इसका कैसे होगा कि 15 डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच का अंतर है हमारे पास 60। एक देशांतर को यहां लिख लो, चूंकि एक देशांतर को
पार करने में समय लगता है 4 मिनट। तो अपने पास कितने देशांतर हैं? इसलिए अपने पास 60 देशांतर है। तो 60 देशांतरों को पार करने में हमको समय लगेगा 60 गुणा 4 बराबर 240 मिनट। क्लियर है? यहां तक 2 देशांतर है। मैंने आपको बताया जब भी आप ग्रीनविच रेखा से राइट हैंड की तरफ चलेंगे समय में वृद्धि होगी, लेफ्ट हैंड की तरफ चलेंगे समय में कमी होगी। 15 डिग्री पर अभी बज रहे हैं 10, मेरे पास 240 मिनट आ गए इन दोनों के बीच के अंतर के। इसका मतलब 240 मिनट को मैं लिख देती हूं, अगर मैं डिवाइडेड बाई 6 करूं तो हमारे पास 4 घंटे आ जाते हैं। ठीक है, 240 मिनट यानी कि हमारे पास 4 घंटे आ जाते हैं। डिवाइड बाई 60 हमने करा तो 60। ठीक है, अब 4 घंटे मतलब अब आगे चलना है ना। अब आपका आंसर आ गया है कि 15 डिग्री पर बज रहे हैं 10, मैं आगे चलूंगी 75 पर, तो हमारे पास 4 घंटे आगे आने, तो आगे आने तो 10 बज रहे हैं, फिर बजेंगे 11, 12, 1 और 2 बजते ही मैं 75 डिग्री पे आ जाऊंगी। तो आंसर आ जाएगा इसका हमारे पास 2 बजेंगे। ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है 2। इसी प्रकार अगर आप लोगों को दे दिया जाए, यहां संख्या चेंज कर ली जाए, देशांतर चेंज कर लिए जाए, तो आपके पास आंसर आ जाएंगे। आप उन दोनों देशांतरों के बीच का समय निकाल लेंगे। जब आपको पता है एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगता है तो आप समय की गणना कर लेंगे। अब ये समय इधर पूछ लिया गया, पूर्वी देशांतरी था तो हमने समय में वृद्धि कर दी। अगर यही समय हमको इस साइड में पूछ लिया होता तो समय में हम कमी कर लेते। मतलब यहाँ अगर 10 बज रहे हैं तो इस साइड में आऊंगी तो बजेंगे 9, 8, 7, 6 ऐसे। इस साइड में आएंगे तो अभी 10 बज रहे हैं तो बजेंगे 11 और 12 तो फिर बजेंगे 1 और 2। तो 2 हमारे पास आंसर आ गया। आई थिंक आपको सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हैं। आज हमने ये सब कुछ पढ़ा, बहुत अच्छे से बेसिक चीजें पढ़ ली एक क्लास के अंतर्गत। देखिएगा, आई होप आपको मैंने अपनी तरफ से जितना हो सका बहुत अच्छे से पढ़ाया। और कल की कक्षा में आज हमने जो भी पढ़ा राजस्थान का सामान्य परिचय, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस अपन कर लेंगे, देख लेंगे, या राजस्थान का विस्तार विस्तृत शुरू करना होगा तो वो भी कर लेंगे। इस कक्षा को आप लोगों को जितना हो सके उतना शेयर करना है, इससे कि आप लोगों को भी मजा आएगा। जब बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आएंगे, आपका डिस्कशन होगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और पढ़ाने वाले को तो अच्छा लगेगा ही। क्योंकि आपको पता है वैसे तो पूरे मार्केट में, पूरी इंडस्ट्री में बहुत टीचर्स हैं, पढ़ाने वालों की कमी नहीं है, न पढ़ने वालों की कमी है। लेकिन अगर कोई बंदा, अगर कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो उसको मेहनत का प्रतिफल मिलना चाहिए। ये कंटेंट आप लोगों के लिए हैंड रिटन में इसलिए मैंने अपनी कक्षा से पहले लिख लिया ताकि कक्षा में समय कम खराब हो। आपको पता है मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, मतलब मैंने खुद ने हाथों से लिखे हैं आपके लिए। एक कक्षा शुरू होने से पहले मैं चाहती तो मैं इनको कहीं से पीपीटी भी बनवा लेती, लेकिन आपको एक बार समझाना जरूरी है। कल हो सकता है हम थ्रू पीपीटी पढ़ें ताकि समय कम लगे, कंटेंट आप लोगों के पास ज्यादा है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, आपको लगता है कि कक्षा में नोट्स हमारे पास पहले से प्रोवाइड रहें और हम कक्षा मैम पढ़ाते रहे और हमारे पास नोट्स रहे, हम फटाफट से क्या करें, नोट से मिलान करते रहे, हमको हैंड रिटन लिखना ना पड़े, तो आप लोगों को क्या करना है कि एक कांटेक्ट नंबर मैं आपको दे रही हूं जो हमारे टीम के नंबर है 701444। एक नंबर है 7014449596। इन कांटेक्ट नंबर पे जब आप कॉल करेंगे तो आपको घर बैठे हम नोट्स भी पहुंचा देंगे, हमारा पोर्टल हो जाएगा आपके पास, आपको घर बैठे नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आप लोगों के पास मूल किताबें जो 9 to 12 तक की है उनके हैंड रिटन नोट्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। मैं यहाँ से क्लास लेती रहूंगी, आप उन नोट्स के थ्रू घर पे बैठे पढ़ सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही, फिर मिलेंगे कल की कक्षा में। आज इतने बच्चे लाइव हैं, कल इनसे डबल मैं चाह रही हूँ आएंगे, तभी देखो मेहनत का मजा है, समझ रहे, वरना फिर कोई ऐसे मतलब नहीं है।
तो आई होप आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कहीं समझ में नहीं आया है तो आप मेरे को कक्षा में पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं, कमेंट करके भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए राधे राधे, फिर मिलेंगे कल। इसी प्रकार से मिलते रहिएगा और अच्छे से कक्षा लेते रहिएगा। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत मित्रों।